हेलो बच्चों, तो ये आपकी DPP2 है अल्टरनेटिंग करंट की। आइए इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। क्वेश्चन नंबर 1 में AC in an AC circuit the potential is E is equal to 200 sin 314t and current is I is equal to 5 sin 314t plus pi by 6। ठीक है। कंपोनेंट्स ऑफ द सर्किट पूछा गया है ना। सर्किट में क्या लगा हुआ है, एलिमेंट्स क्या हैं सर्किट के। तो ज़रा देखो ध्यान से, ये साइन का फंक्शन है, यहाँ भी साइन है ना। इसके बाद यहाँ 314t ओमेगा टी ये लिखा हुआ है, यहाँ ओमेगा टी ये लिखा हुआ है, और इसमें प्लस पाई बाई 6 है। बस यही, इसी का मतलब क्या हुआ कि ये जो चीज़ है करंट, ये लीड कर रही है ना इससे। इसमें आगे 0 है, ठीक है कि नहीं, और इसमें आगे का कितना फेज दिया हुआ है, पाई बाय 6। इसका मतलब है आई लीड्स ई बाय पाई बाय 6। अब लीडिंग कैरेक्टर जो होता है, लीडिंग कैरेक्टर एसी में करंट को कौन दिलवाता है, कैपेसिटर। ठीक है, लीडिंग कैरेक्टर कौन दिलवाता है, कैपेसिटर। ठीक है, और अगर अकेला कैपेसिटर मिल जाए तो फिर लीडिंग जो होती है करंट की, अकेला ओनली अगर सी मिल जाए तो आई लीड्स ई बाय 90 डिग्री। लेकिन यहाँ लीडिंग आपकी सिर्फ कितने की है, 30 डिग्री की, पाई बाय 6 की है। इसका मतलब है कि यहाँ आर भी प्रेजेंट है, क्योंकि ओनली आर जब होता है सर्किट में रेजिस्टेंस, तो आई और ई दोनों सेम फेज में होते हैं, है ना। यानी फेज डिफरेंस उस समय 0 होता है और इस समय फेज डिफरेंस 90 होता है। यहाँ बीच का है, लीडिंग तो है, तो इसका मतलब है कि सी भी है वहाँ पर लीडिंग देने के लिए, और 90 से लीड नहीं हो पाया है। इसका मतलब है कि वहाँ रेजिस्टेंस भी प्रेजेंट है ना, क्योंकि दोनों के बीच का मामला बन गया ना। 0 का भी फेज डिफरेंस नहीं हो पाया और 90 का भी नहीं हो पाया। इसका मतलब है कि ये दोनों लोग वहाँ प्रेजेंट हैं। तो सर्किट के एलिमेंट्स में आर और सी होंगे, यानी रेजिस्टेंस लगा होगा और एक कैपेसिटेंस लगा होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में एन AC सोर्स ऑफ एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज फेड अक्रॉस ए रेजिस्टेंस आर। एक रेजिस्टेंस है और उसमें एक रेजिस्टेंस के साथ साथ कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है, और AC सप्लाई आपने लगाई हुई है जिसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है, और EMF मान लीजिए E है। ठीक है, वोल्टेज मान लीजिए RMS वोल्टेज E है। ठीक है, अब बाद में आपने क्या किया है, इस ओमेगा को चेंज कर रहे हो, और जब ओमेगा को, यानी बाद में सर्किट में ये हुआ है कि रेजिस्टेंस वही है, कैपेसिटर वही है, बस आपने इस सप्लाई के वोल्टेज को तो चेंज नहीं किया, लेकिन ओमेगा को ओमेगा बाय 3 कर दिया है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी आपकी 1/3 हो गई है। तो अब जो सर्किट में करंट चल रही है, पहले करंट अगर आई चल रही थी, तो अब जो आई डैश है वो I/2 है, हाफ हो जाती है करंट, ये बोला गया है क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्वेश्चन देख के समझ में आता है कि अपने को करंट के लिए काम करना है, यानी Z आई इज इक्वल टू ई बाय जेड का इस्तेमाल करना होगा। आई इज इक्वल टू ई बाय जेड। अब चूंकि वोल्टेज तो आपका सेम रहा, इसका मतलब है कि आई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जेड। ठीक है, तो यहाँ से आपने ये बना लिया कि आई डैश बाय आई इज इक्वल टू, आई डैश वाला जो जेड है वो नीचे आएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और आई वाला जेड ऊपर जाएगा। ठीक है, अब जेड में होता है अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। ये RC सर्किट है, तो Z जो पुराना वाला था वो होगा आर स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, और नया वाला होगा आर स्क्वायर प्लस XC डैश स्क्वायर। अब जो हमें जो चाहिए क्वेश्चन में, उसने बोला है फाइंड द रेशियो ऑफ रिएक्टेंस, यानी XC है ना, यहाँ का रिएक्टेंस XC है, टू रेजिस्टेंस एट द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। यानी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी के समय जो आपका रिएक्टेंस था वो क्या था, यहाँ XC, और ये रेजिस्टेंस था R, है ना। इन दोनों का रेशो चाहिए, यानी आपको XC बाय R चाहिए। तो आप XC डैश को, ये जो यहाँ पर बन गया है, इसको भी अपन XC में बदल देते हैं। ठीक है, कैसे बदल देते हैं, ओमेगा उसने दिया हुआ है। आपको पता है कि XC डैश क्या रहा होगा, 1 बाय ओमेगा डैश इंटू C, है ना, नई वाली ओमेगा। ओके, 1 बाय ओमेगा, ओमेगा आपने 1/3 किया है, तो ये ऐसा हो गया। अब ये 1 बाय ओमेगा सी जो है ये पुराना वाला XC है, और ये 3 चला जाएगा न्यूमरेटर में, तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ये 3 बाय ओमेगा सी,
है ना। और ये 1/ωc को आप क्या लिख सकते हो, XC, यानी 3XC, पुराने XC के टर्म्स में नया XC आपने बना लिया, XC डैश। अब इधर आ जाते हैं, I डैश आपकी कितनी दी हुई है, I/2, है ना, I/2। तो I/2 रख देंगे, यहाँ पर I रख देंगे, और यहाँ पर अंडर रूट के अंदर R² प्लस XC² अपॉन R² प्लस 3XC का स्क्वायर, है ना। ये XC डैश की जगह क्या रखना है, 3XC, तो अल्टीमेटली 9XC² हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, करंट कैंसिल हो जाएगी, है ना। और ये 2 जब स्क्वायर करोगे आप सबसे पहले, तब जाके उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, तो ये जो 2 है, ये 2 नीचे जा रहा है डिनोमिनेटर में, और उसका स्क्वायर हो जाएगा तो 4 बन के यहाँ आ जाएगा वो, ठीक है। और ये डिनोमिनेटर जो यहाँ का है, ये अंडर रूट हट जाएगा, और ये स्क्वायर करने पर यहाँ आ जाएगा। तो अल्टीमेटली R² प्लस 9XC² इज इक्वल टू 4R² प्लस XC²। अब यहाँ से एक साइड में आप XC को रख लीजिए और एक साइड में R को, तो ये 9XC² है और यहाँ पर 4XC² है, तो 4XC² को इस साइड ले चलो, तो 9 - 4 5XC², और R² को उधर ले चलो, 4R² इधर है और R² इधर है, तो अल्टीमेटली 4R² माइनस R² यानी 3R²। तो यहाँ से XC² बाय R² आ जाएगा 3/5, एंड सो अब अंडर रूट ले लेना, तो XC बाय R इज इक्वल टू रूट ऑफ 3/5। ये आपका आंसर हो गया, है ना। तो सही आंसर है आपका फर्स्ट ऑप्शन, ओके। अब आते हैं तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 3, a 40 ohm electric heater is connected to a 200 volt 50 hertz main supply. The peak value of electric current flowing in the circuit is approximate. peak value of current मांगा है, और ये सर्किट में सिर्फ एक रेजिस्टेंस है, इलेक्ट्रिक हीटर का मतलब रेजिस्टेंस, ठीक है। ये 40 ओम का है, और सप्लाई आपने लगाई हुई है 200 वोल्ट RMS, सिंगल वैल्यू इज ऑलवेज RMS, है ना, 50 हर्ट्ज की। अब आपको पीक वैल्यू चाहिए, तो चूंकि अपने पास VRMS है ना, ये तो VRMS बाय R कर लेंगे तो IRMS आ जाएगा, ठीक है। तो IRMS इज इक्वल टू VRMS बाय R, VRMS 200, RMS R की वैल्यू 40, ये 5 एम्पियर आ गई। अब यहाँ से आप पीक वैल्यू निकालने चले जाए, पीक वैल्यू साइनसॉइडल AC की, साइन AC की कितनी होती है, IRMS √2, दैट इज़ 5 इंटू √2 होता है 1.414, लेकिन 1.4 लेके आप अप्रॉक्स नियरली आंसर ढूंढ लेंगे, तो 1.4 इंटू 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और ये 7 आपको दिया हुआ है ना। तो थर्ड आंसर आपका, थर्ड ऑप्शन सही है, ओके। अब आगे आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 में। तो 4 में आपको ये बोला हुआ है, वेरिएशन ऑफ इंस्टेंटेनियस करंट एंड इंस्टेंटेनियस EMF in a circuit is shown, which of the following statements is correct? Voltage lags behind the current, voltage leads the current, वगैरह वगैरह। तो आपको लीडिंग लैगिंग बतानी है यहाँ पर, तो आपको ग्राफ ध्यान से देखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, आपको पता है कि जो एक्स एक्सिस होता है, ये जब आप वेव के रिप्रेजेंटेशन करते हो सिंपल हार्मोनिक मोशन के, है ना, साइनसॉइडल फंक्शंस के, तो जो एक्स एक्सिस होता है वो आपको फेज तो बताता ही है ना। ये जैसे अभी आपने फेज दिखा हुआ है, ये एक्स एक्सिस में आपको एंगल दिखा है ω/t, है ना, तो एक तरीके से फेज दिखा रहा है। लेकिन एक्स एक्सिस टाइम को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर टाइम की मैं वैल्यूज लिख दूं, तो यहाँ तक, यहाँ का जो टाइम होता है, दिस इज कैपिटल T, एक टाइम पीरियड, ये होता है आपका T/2, और ये होता है T/4, है ना, इस तरीके से 3T/4, और इस समय पर टाइम आपका 0 होता है। हमने आपको क्लास में यही बताया था कि आप ट्रिग्नोमेट्री के उसमें ना जाकर, बल्कि ऐसे किया करें कि ये T/4, है ना, इस टाइम पर EMF ने गुलाब जामुन खाया हुआ है। मैंने क्लास में आपको ऐसे ही बताया था कि जो मैक्सिमम पॉजिटिव है वैल्यू जब कोई हासिल करता है, ये मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू है ना, EMF की मैक्सिमम पॉजिटिव वैल्यू इसने ये इस टाइम पे हासिल की है ना। और करंट इससे इतने टाइम के बाद, यानी T/4, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है, T/4, ये टाइम डिफरेंस T/4 है। इतने टाइम के बाद वही काम कर रही है, करना तो सभी को वही है क्योंकि सब साइन फंक्शंस है ना। लेकिन करंट बाद में, यानी 5 बजे, मान लो शाम को 5 बजे EMF ने हासिल किया, ये 5:30 बजे कर रही है, यानी वो पीछे चल रही है,
इसका मतलब ये हुआ। तो ये तय हुआ कि आई लैग्स E बाय π/2। अगर हम फेज में बात करें तो π/2, और अगर टाइम में बात करें तो T/4, है ना। अपने को ये बताना नहीं कितने, हाँ नहीं लिखा हुआ है π/2, ओके। तो फेज में π/2 का से करंट लैग कर रही है, इसका मतलब ये हुआ कि वोल्टेज के ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें। तो अगर करंट लैग्स EMF मीन्स वोल्टेज लीड्स बाय π/2, इसलिए सही आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन। ओके बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल फॉर DC इज इन ओम्स। जैसे ही इसने ये बोला, क्वेश्चन पूछने वाले ने, कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कॉइल, कॉइल के पास इंडक्टेंस होता है, लेकिन आपको ये पता है कि आइडियल कॉइल इज नॉट पॉसिबल, यानी उसके पास रेजिस्टेंस भी हो सकता है, आइडियल अगर नहीं है तो। वही इसने बोला कि डीसी के लिए कॉइल के पास कुछ रेजिस्टेंस था ओम्स में। तो समझ जाना चाहिए आपको कि ये कॉइल ऐसी है जिसमें इसके पास कुछ तो इंडक्टेंस है और कुछ इसके पास रेजिस्टेंस है, क्योंकि डीसी में इंडक्टर का जो इंडक्टेंस होता है वो तो डीसी मतलब स्टेडी करंट, है ना। जब करंट कांस्टेंट हो जाती है तो इंडक्टर तो इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव हो जाता है, कनेक्टिंग वायर के जैसा बिहेव करता है, आपको याद होगा, है ना। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हम लोग ये पढ़ते हैं कि जब करंट कांस्टेंट होती है तो फिर इंडक्टर अपना इलेक्ट्रिकल रोल नहीं प्ले कर पाता, क्योंकि वो करंट के चेंज पे काम करता है। तो डीसी में करंट स्टेडी स्टेट में कैसी होती है, कांस्टेंट, तो उस समय एल आपका इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव है। तो उस समय जो करंट रही होगी, है ना, जो वो मतलब जो ओमिक वैल्यू आएगी वो सिर्फ आर से आएगी। ऑब्स्ट्रक्शन जो करंट को मिलेगा वो सिर्फ आर से मिलेगा। तो इसका मतलब है कि उस कॉइल के पास कुछ रेजिस्टेंस था। तो डीसी में जब डीसी आपने सोर्स लगाया होगा तो करंट जो आपको मिली होगी वो E/R के कारण मिली होगी। लेकिन जब आप AC में इसी कॉइल को लगा दोगे, कॉइल आपकी एक ही है, ध्यान रखना बेटा, उसके पास दोनों चीज़ें हैं बस, है ना। L भी है उसके पास, इंडक्टेंस भी है और रेजिस्टेंस भी है। AC में जब आप काम करोगे तो आपको पता है कि उस समय फिर ये भी ओमिक वैल्यू देता है, ये भी ऑब्स्ट्रक्ट करता है ना। ओमिक वैल्यू ω/L के नाम से, इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से। तो E/AC में हो जाएगा √R² प्लस XL², है ना, XL², ठीक है। तो ये डिनोमिनेटर आपका देखिए बढ़ गया, है ना। यहाँ इतना ही था, यहाँ ये AC में जब ये कॉइल लगेगी तो ये और आ जाएगा। डिनोमिनेटर बढ़ जाने के कारण ये वाली वैल्यू कम हो जाएगी, यानी वही कॉइल अब हमने AC में लगाई थी तो AC में जो आपको करंट मिलेगी वो कम मिलेगी, किससे, DC से। अब आप ऑप्शन देखिए, DC में उसके पास कुछ ओम्स था, इसने सिर्फ रेजिस्टेंस ही पूछा है बेटा, तो रेजिस्टेंस तो आपका यही हो गया, है ना। मैं करंट के लिए सॉल्व कर दिया, मैं वापस आ जाता हूँ, मैं रेजिस्टेंस के लिए कर देता हूँ, है ना। Z ही पूछा है सिर्फ उसने। DC में जो उसके पास कॉइल के पास रेजिस्टेंस होगा वो सिर्फ R होगा। AC में जो रेजिस्टेंस होगा वो होगा √R² प्लस टोटल ओमिक वैल्यू, ये दोनों लोग मिलकर देंगे ना, तो ω/L का स्क्वायर। तो सिर्फ ओमिक वैल्यू ही पूछा हुआ है इसने, ये DC में हो गया इसका रेजिस्टेंस और ये AC में हो गया। तो AC में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है ना, ये R से ज़्यादा हो गया है। सही आंसर है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2, राइट। चलिए आते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें बोला गया है वोल्टेज का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, करंट का इक्वेशन दिया हुआ है आपको, है ना, और फिर आपसे वही लीडिंग और लैगिंग वगैरह पूछा हुआ है। तो ज़रा ध्यान से देखो, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पर भी साइन है ना। ω/t है, साइन फंक्शन है दोनों। अब एक में प्लस π/6 है और एक में माइनस, तो लीडिंग किसकी हुई, ये वाले जिसमें प्लस में है एंगल, फेज एंगल, है ना। तो यानी I लीड कर रही है वोल्टेज से, तो कितने से, डिफरेंस अब आप निकाल लो क्लियरली। I लीड्स V बाय कितने से, π/6 माइनस π/6, ठीक है। इसका फेज लिया, इनिशियल फेज, उसमें से उसके फेज को माइनस किया, तो π/6 माइनस π/6 विल बी इक्वल टू, ऐड हो जाएगा वो 2π/6 आ जाएगा। π/6 आपका 30 डिग्री होता है,
तो 2 इंटू 30 डिग्री दैट इज 60 डिग्री. तो करंट लीड्स V बाय 60 डिग्री. करंट लीड्स V वोल्टेज बाय 60 डिग्री. थर्ड आंसर आपका सही है. ओके बेटा. क्वेश्चन नंबर 7 में आए. An alternating voltage is connected in series with a resistance R and an inductance L. If the voltage drop, यानी एक R लगा हुआ है और एक L लगा हुआ है, इंडक्टेंस लगा हुआ है. वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस दी रेजिस्टेंस इज 200 वोल्ट. यहाँ 200 वोल्ट का है वोल्टेज. ठीक है. इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज है 150. ठीक है. तो अप्लाइड वोल्टेज कितने का रहा होगा? तो आपको यहाँ पर वोल्टेज का इक्वेशन याद होना चाहिए. ठीक है. आपको मालूम है कि अप्लाइड जो आरएमएस वोल्टेज होगा एलआर सर्किट में V इज इक्वल टू कैसे आता है? अंडर रूट VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर से. तो दिस विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 200 स्क्वायर प्लस 150 स्क्वायर. ठीक है. दिस इज 250 आ जाएगा. इसको सॉल्व करोगे पूरा 250 वोल्ट. ओके. सही आंसर है आपका ऑप्शन 2. क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं. तो 8 में एन इंडक्टिव सर्किट कंटेन्स रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम. 10 ओम का रेजिस्टेंस है और इंडक्टेंस है 20 हेनरी का. ठीक है. एसी वोल्टेज आपने जो लगाया हुआ है वो है आपका 120 वोल्ट का एंड फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है. द करंट वुड बी नियरली. करंट आपको निकालना है. तो ये तो देख के ही समझ में आ रहा है कि ये करंट आएगा कहाँ से? V बाय Z से. ठीक है. वोल्टेज आपको RMS वैल्यू ऑलरेडी दी हुई है ना. तो करंट अगर आपको निकालनी है, इसमें पीक वैल्यू वगैरह तो कुछ बोला नहीं है, तो आप RMS ही निकालेंगे, है ना. तो ये रहेगा फॉर्मूला. अब आप Z अलग से पहले निकाल लाइए. तो Z इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर दैट इज R स्क्वायर, R यानी 10 का स्क्वायर प्लस ओमेगा L का स्क्वायर. तो ओमेगा L यानी 2 पाई इंटू 60, 2 पाई F ये ओमेगा हो गया इंटू L यानी 20 और इस होल स्क्वायर. दिस इज अंडर रूट ऑफ 100 प्लस ये हो रहा है आपका 6 टू द 12, 12 टू द 24 और फिर उसके बाद 2 जीरो और हैं, यानी ये हो रहा है आपका 2400 पाई होल स्क्वायर. ठीक है. अब ये नंबर चूँकि ये नंबर जो है वो बहुत बड़ा है एक्चुअली ये 100 से. ठीक है. तो आप इस 100 को नेग्लिजिबल मानकर नेग्लेक्ट कर दें और सीधे ये बचा मतलब इसका आप अंडर रूट ले लोगे सीधे, यानी ये 100 को भूल जाइए आप. 2400 पाई का स्क्वायर है और फिर अंडर रूट है, तो बाहर आपका सीधे 2400 पाई आ जाएगा. अब आप I निकालने चलें. तो IRMS इज इक्वल टू V है आपका 120 बाय Z आपका 2400 पाई दैट इज 1/20 पाई आ जाएगा. ये 1/20 पाई को जब हम सॉल्व करेंगे, यानी अगर आप इसको 3.14 ले लें, है ना, तो 1/20 इंटू 3.14 इसको पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये आ जाएगा 0.016 एम्पियर. इज दैट क्लियर? सेकंड ऑप्शन. राइट. चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा. क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 में सेम करंट इज फ्लोइंग इन 2 अल्टरनेटिंग सर्किट्स. द फर्स्ट सर्किट कंटेन्स ओनली इंडक्टेंस. एक पहला सर्किट है उसमें अकेले L लगा हुआ है. दूसरे सर्किट में फ्रीक्वेंसी ऑफ द EMF ऑफ AC इज इंक्रीज. द इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ करंट विल बी. Same current is flowing in 2 alternating. In the first circuit contains only inductance and the other contains only a capacitor. यानी ये आपका एक AC सर्किट हो गया, इसमें L लगा हुआ है और दूसरा सर्किट जो है उसमें कैपेसिटर लगा हुआ है. ठीक है. अब आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी जो है AC की, है ना, वो इंक्रीज करें. फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सोर्स इज इंक्रीज्ड, यानी ये जो फ्रीक्वेंसी है उसको आप इंक्रीज कर रहे हो, है ना, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो. और जब तक आप अगर फ्रीक्वेंसी या ओमेगा दोनों से को हैंडल कर सकते हो, आप दोनों से ही बात कर सकते हो,
एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा के टर्म्स में बात कर लो या फ्रीक्वेंसी के टर्म्स में बात कर लो, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो करंट का क्या होगा, किसमें करंट, इस समय इन दोनों में इनिशियली करंट सेम है, ठीक है। चलिए, तो इसमें जो करंट होगी इस सर्किट में अगर मैं बोलूँ तो आई इज इक्वल टू ई बाय एक्सएल, दैट इज ई बाय 2πfl। और इस सर्किट में जो करंट होगी वो कैसे दी जाएगी, ई बाय एक्स सी, दैट इज ई बाय 1/ωc। 1/ωc मतलब 1/2πfc, दैट इज 2πfce। अब आप चेक करिए कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हो आप, तो ये तो डिनोमिनेटर में बैठा हुआ है, यहाँ पर, यहाँ न्यूमरेटर में बैठा हुआ है। तो इफ फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज्ड, इफ एफ इंक्रीज्ड, देन जो आई एल वाले सर्किट में जो करंट है वो डिक्रीज होगी, एंड कैपेसिटर वाले जो सर्किट है उसमें करंट इंक्रीज होगी। अब देख लें आप ऑप्शन किस हिसाब से काम करना है आपको, ठीक है। तो इंडक्टर वाले सर्किट में डिक्रीज होगी, है ना। इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ करंट विल बी डिक्रीज इन द फर्स्ट सर्किट। फर्स्ट सर्किट आपका वही था जिसमें इंडक्टर लगा हुआ था, है ना। तो डिक्रीज इन द इंडक्टर सर्किट एंड इंक्रीज इन द कैपेसिटर सर्किट। फोर्थ ऑप्शन आपका सही है, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन LCR सीरीज AC सर्किट द करंट मे बी इन फेज विद द वोल्टेज, मे लीड द वोल्टेज, मे लैग द वोल्टेज। हाँ, ऑल दी अबव, ऑल आर करेक्ट। क्यों? LCR सर्किट में Z जो होता है वो होता है √R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, ठीक है। अगर XL और XC इक्वल हो जाएंगे तो Z में सिर्फ R आ जाएगा, यानी सर्किट में प्योर रेजिस्टिव हो जाएगा और इस समय फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज ज़ीरो हो जाएगा। अगर XC ज़्यादा है XL से, तो XC ज़्यादा है तो यहाँ से XC का कैरेक्टर बचेगा, यानी सर्किट RC हो जाएगा, है ना। सर्किट कैसा बिहेव करेगा, RC के जैसा। तो सर्किट आपका RC सर्किट हो जाएगा और इसलिए लीडिंग मिल जाएगी, है ना, करंट लीड्स। और अगर XL ज़्यादा है XC से तो इंडक्टर लैग कराता है ना, ये लैगिंग कैरेक्टर देता है, तो L और R कन्फर्म हो जाएंगे, तो I लैग्स, है ना, ये हो जाएगा। इसलिए तीनों चीज़ें पॉसिबल हैं, वो डिपेंड करता है XL और XC के रिलेटिव वैल्यूज़ पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, अ कैपेसिटर इज अ परफेक्ट इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट्स, ठीक है। ये अपन ने EMI में जब इंडक्टर पढ़ा था तब भी हमने देखा था कि अगर एक रेजिस्टेंस है ना, सॉरी कैपेसिटर के बारे में बात हो रही है, कैपेसिटर। तो कैपेसिटर को हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में देखा था कि जब हम एक कैपेसिटर का सर्किट को स्विच ऑन करते हैं चार्जिंग के समय, ठीक है, तो ये आपने की लगाई है और ये आपका गैल्वेनोमीटर है। तो आपको मालूम है कि ये गैल्वेनोमीटर एक से सिर्फ स्विंग देता है, ये ऐसा टर्न होता है, जाएगा और वापस सीधा हो जाएगा। एक मोमेंट के लिए करंट चलती है, उसके बाद फिर करंट बंद हो जाती है, क्योंकि इस बैटरी का वोल्टेज यहाँ पर पूरा का पूरा डेवलप हो जाता है। यानी ये V वोल्ट की बैटरी थी तो ये V वोल्ट यहाँ पर आ जाता है ना। तो एक तरीके से करंट को ब्लॉक कर देता है, ये ब्लॉक कैपेसिटर DC को, है ना, डायरेक्ट करंट्स को। तो कैपेसिटर इज द परफेक्ट इंसुलेटर फॉर डायरेक्ट करंट्स, सही है ना। अगले क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है, एन इंडक्टेंस ऑफ L इज इक्वल टू 1 मिली हेनरी 10⁻³ हेनरी। कंडेंसर आपको दिया है 10 माइक्रोफैरड का, 10 माइक्रोफैरड यानी 10⁻⁻5 फैरड। रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है 50 ओम का। ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज। द रिएक्टेंसेस ऑफ इंडक्टर एंड कंडेंसर्स आर सेम। द रिएक्टेंस ऑफ आइदर ऑफ देम विल बी। रिएक्टेंस इक्वल करना है आपको, यानी आपको करना है XL इज इक्वल टू XC, और XL इज इक्वल टू XC जब होता है ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc, तो ओमेगा इज इक्वल टू हो जाता है 1/√LC। तो आप यहाँ से ओमेगा निकाल लें और फिर आप XL XC में दोनों की वैल्यू फिर से निकाल लें इस ओमेगा को यूज़ करके। ओमेगा इज इक्वल टू 1/√LC। L आपका 10⁻³ है और C है आपका 10⁻⁵। तो यहाँ से ये आ गया
1/√10⁻⁸, यानी अंडर रूट के बाद 10⁻⁻4 बचेगा बाहर। इसका मतलब 10⁻4 रेडियन पर सेकेंड, ये आपका ओमेगा आ गया। अब आप एक्सेल या एक्सी दो में से किसी में भी ओमेगा यूज़ कर लें। चलिए एक्सेल निकाल लेते हैं, वैल्यू दोनों की इक्वल होगी, ओमेगा इंटू एल, चाहे 1/ωc कर लो या ओमेगा इंटू एल कर लो। ओमेगा इंटू एल यानी 10⁻4 इंटू एल आपका 10⁻³ है, सो 10, ये आ जाएगा 10 ओम, ठीक है। 10⁻³ और ओमेगा, ये आंसर होगा आपका कौन सा, फोर्थ ऑप्शन। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है अगला, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एन अल्टरनेटिंग EMF E इज इक्वल टू 200√2 sin 100t, ये गिवन है, इज कनेक्टेड टू अ 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड कैपेसिटर से कनेक्ट कर रहे हो, 10⁻⁻6 फैरड। AC एमीटर लगा हुआ है, द रीडिंग ऑफ द एमीटर इन मिली एम्पियर। तो AC एमीटर जो होता है वो RMS वैल्यू मेज़र करता है। AC एमीटर जो हॉट वायर एमीटर होता है ये हमेशा RMS वैल्यू को मेज़र करता है, तो आपको RMS वैल्यू निकालना है। तो IRMS इज इक्वल टू E/XC, ठीक है, दैट इज, अच्छा इक्वेशन से देखकर आप ओमेगा भी निकाल लाएंगे। ये ओमेगा में यहाँ इक्वेशन में देखो साइन 100t दिया हुआ है, साइन 100t, तो t का जो कोफिशिएंट होता है वही ओमेगा होता है, यानी यहाँ पर आप ये मान के चलिए ओमेगा भी आपको इक्वेशन से मिला हुआ है 100 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। तो E/XC दैट इज E/1/ωc दैट इज E⍵c, दैट इज E आपका 200। ये जब आप RMS वैल्यू निकालोगे यहाँ पर तो आपको E भी कौन सा लेना होगा, RMS वाला, है ना। ये आया समझ में। ये E आपको जो इक्वेशन में दिया है ये पीक वैल्यू है जो सामने लिखी रहती है ना, ये पीक वैल्यू होती है। तो 200√2 का /√2 ये हो गई RMS वैल्यू, E हो गया। ओमेगा आपका 100 था और कैपेसिटी थी 10⁻⁻6, ये हो जाएगा आपका √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। 2 10⁻4 ये हो गया, -6 ये हो गया, है ना। तो ये हो जाएगा आपका कैपेसिटर आपका 1/ωc से ωc आ गया होगा। ओमेगा आपका 100 है ना। तो यहाँ मिली एम्पियर में चाहिए अपने को करंट, बताइए, यहाँ से कुछ दिख नहीं रहा था लेकिन वहाँ देखो ध्यान से मिली एम्पियर, इसलिए क्वेश्चन में हमेशा अंडरलाइन कर लेना चाहिए। ओके, तो यहाँ से ये कैंसिल हो रहा है और आ रहा है 2 10⁻⁻2 एम्पियर, आपको मिली में चाहिए। तो आप एक काम करें, एक 10 का डिवाइड करें, इसमें एक 10 का डिवाइड और एक 10 का इंटू करें, तो ये जो ये चीज़ है डिवाइड वाला ये मिली में चला जाएगा, 10⁻³ बना लेंगे ये लोग, और बाकी 2 और 10 को यूज़ कर सॉल्व कर लो। तो 20 मिली एम्पियर इज द राइट आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 14 क्वेश्चन में 110 वोल्ट 60 वॉट बल्ब इज टू बी कनेक्टेड इन 100 वोल्ट लाइन। एक बल्ब है जो 10 वोल्ट विथस्टैंड कर सकता है, 60 वॉट का है, लेकिन क्या लाइन जो है हमारे पास अवेलेबल वो 100 वोल्ट की है, ठीक है, और 100 वोल्ट की 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज, ठीक है। तो आपको पता है कि ये जो एलिमेंट है वो आपका मैक्सिमम 10 वोल्ट सह सकता था, आप सीधे ये सप्लाई इसमें कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी आपको ये करना होगा कि इसके ऊपर तो वोल्टेज 10 से ज़्यादा नहीं ही होना चाहिए। इज दैट क्लियर। तो अब क्या करें, जो एक्सेस वोल्टेज होगा उसके लिए आपको सीरीज़ में कोई एलिमेंट लगाना होगा। AC में आप तीनों एलिमेंट्स लगा सकते हैं, R, XL, XC, तीनों, क्योंकि तीनों लोग ही ओम्स ऑफर करते हैं। तो अब आप इसमें क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आप इंडक्टर कॉइल लगा रहे हैं, है ना, तो कॉइल लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अब कॉइल के पास जो वोल्टेज होना चाहिए, है ना, यहाँ दोनों के रिलेशन जो होते हैं वोल्टेज रेजिस्टेंस AC में वो होता है V² = VL² + VR²। ये बल्ब का रेजिस्टेंस यानी R रेजिस्टेंस का इसका है, बल्ब के अंदर रेजिस्टेंस है। ओके, तो यहाँ से VL² = हो जाएगा V² - VR², दैट इज़ V आपका 100 दिया था और VR आपका
10 होना है। तो यहाँ से आ जाएगा 100 स्क्वायर यानी 10,000 माइनस 100 यानी 9,900, ये वी एल स्क्वायर हो गया। सो वी एल इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 9900, दैट इज 10 अंडर रूट ऑफ 9 या 90 अंडर रूट ऑफ 11, है ना। कैसे किया समझ आ गया सबको? देखो इधर ये आपका 100 है, एक तरीके से 2 0 है ना, ये 100, इसका रूट 10 हो जाएगा बाहर, और फिर 99 को आप 9 इंटू 11 लिख सकते हो, 9 का रूट 3 हो जाएगा सॉरी बाहर, है ना। तो 3 इंटू 10 और अंडर रूट के अंदर बचेगा 11। ओके, इतने वोल्ट, ये आपका वी एल आ गया। आपको कॉइल का इंडक्टेंस निकालना है। इंडक्टेंस, अब इसमें आप आई इंटू एक्सएल यूज़ कर लीजिए। दिस वी एल शुड बी इक्वल टू आई इंटू एक्सएल। आई एक्सएल शुड बी इक्वल टू 30 रूट 11, और आई आप बल्ब से निकाल लीजिए। बल्ब की आपको पावर भी दी हुई है और वोल्टेज भी दिया हुआ है, ये है ना। बल्ब क्या है? प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है, रेजिस्टिव एलिमेंट है, तो वहाँ पर आपका सीधा जो डीसी में फॉर्मूले होते हैं वो लग जाते हैं, बस ये आरएमएस वैल्यू आपको लेनी पड़ती है। तो आई की वैल्यू आप निकाल लीजिए पी बाई वी से। आई इज इक्वल टू बल्ब के ऊपर जो पावर है पी बाई वी से निकाल लीजिए, ठीक है। तो आई आ जाएगा आपका पी यानी 60 वाट, और वी आपका बल्ब के ऊपर 10 है। एक्सएल यानी ओमेगा एल, ओमेगा आपका हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू 50 इंटू एल इज इक्वल टू 30 रूट 11, ठीक है। यहाँ से आप एल निकाल लीजिए। एल इज इक्वल टू, ये आपका ये 0 कैंसिल हो गया, ये 650 300 600 600 पाई आपको इधर का अपॉन में आ जाएगा 30 रूट 11 अपॉन 600 पाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 30 यानी 30 टू द 1/20 पाई, और ये रूट ऑफ 11 ये बचा हुआ है। तो रूट ऑफ 11 को आप कितना ले सकते हैं? 3.25 के आसपास ले लीजिए, यानी 3.2 के आसपास ले लीजिए, 3 ले लिया, और ये आपका 20 इंटू 3.14 है, ठीक है। तो अप्रॉक्सीमेशन में चले जाएंगे हम यहाँ से, क्योंकि नीट में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये 3 और ये 3 को तो एक जैसा मान लीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/20 से आपको 0.05 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप इसको ऐसा ले लीजिए, इट इज़ 1/20 के आसपास। तो 1/20 के आसपास आपको 0.05 वाली वैल्यू मिल जाएगी। तो 0.05 में एक ही ऑप्शन है, इसको प्रेफर करिए और आगे बढ़िए, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, फॉर अ सीरीज LCR सर्किट R इज इक्वल टू XL इज इक्वल टू 2XC, द इम्पिडेंस ऑफ सर्किट एंड द फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I विल बी। अच्छा, आपको इम्पिडेंस चाहिए, Z चाहिए, और फेज डिफरेंस चाहिए, फेज एंगल चाहिए बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। ओके, तो अच्छा ये भी देखिए कि ऑप्शन सब में जो इम्पिडेंस है वो R के टर्म्स में है ना। एक ही ऑप्शन है जिसमें XC है, तो आप R को प्रेफरेंस दीजिए, यानी आप ये बोलिए कि XL इज इक्वल टू R है, आप ये बोलिए कि XC इज इक्वल टू R/2 है। R के टर्म्स में लाने की काम करिए। अब आप Z निकालिए ज़रा सर्किट का, तो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ LCR सर्किट है, तो R² प्लस XL माइनस XC होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ R² प्लस XL आपका R है और ये R/2 है होल स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ R² प्लस R², R/2 आ जाएगा, यहाँ से R²/4 आ जाएगा, दैट इज ऊपर 5R² हो जाएगा और नीचे 4 का अंडर रूट हो जाएगा 2 बनकर, तो R√5/2 ये आपका Z आ गया। और ये लकीली आपके ऑप्शन में है, R√5/2 दो जगह मिल रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट या सेकंड दो में से कोई आंसर सही होना चाहिए। अब फेज डिफरेंस और निकाल लीजिए। फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं? tan phi वाले फॉर्मूले से। क्या होता है फॉर्मूला फेज एंगल निकालने के लिए? tan phi इज इक्वल टू XL माइनस XC अपॉन R। तो XL माइनस XC आपका R/2 था और ये R है, दैट इज़ 1/2। तो फेज एंगल होगा आपका phi इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब देखिए दोनों ऑप्शन कहाँ मिल रहे हैं? सेकंड ऑप्शन में। इसे सेकंड इज क्वाइट करेक्ट। ओके बेटा, चलिए आगे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16।
16 क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज रॉन्ग फॉर LCR सीरीज सर्किट। चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट ये बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेजिस्टेंस एंड द अप्लाइड EMF आर ऑलवेज इन सेम फेज। यस इट इज़ ट्रू, क्योंकि रेजिस्टेंस किसी टाइप की कोई हरकत नहीं करता, वो तो जो वोल्टेज उसको मिला है वही सेम फेज में रहेगा, है ना। तो ट्रू है ये। आपको रॉन्ग ढूंढना है बेटा, ध्यान रखना, है ना, रॉन्ग ढूंढना है, ठीक है। तो ये छोड़ दीजिए, आप अगले ऑप्शन में जाइए। द फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टिव कॉइल इज 90 डिग्री, ठीक है। बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टिव कॉइल इज 90 डिग्री, ठीक है ना। ये the phase difference between the potential difference across capacitor and potential difference across inductance is pi by 2. थर्ड ऑप्शन जो है, the phase difference between the potential difference across capacitor and potential difference across inductance is pi by 2. कैपेसिटर और इंडक्टर, है ना, दोनों के बीच का जो पोटेंशियल होता है वो पाई, दोनों के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होता है। अगर VL इधर है तो VC इधर होता है ना, क्योंकि करंट जो है वो कैपेसिटर से तो लीड करती है, लेकिन वो VL से पीछे चलती है, VC से लीड करती है। इसलिए इन दोनों के बीच का फेज डिफरेंस पाई होता है, ना कि पाई बाई 2, यानी ये तो गलत है ना। तो यही ऑप्शन दिख रहा है, फेज डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज 90 डिग्री। हाँ, ये भी सही है। ये कैपेसिटर और पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का वोल्टेज अगर ये है तो रेजिस्टेंस का वोल्टेज ये होता है ना। तो ये एंगल वाकई पाई बाई 2 होता है, 90 डिग्री होता है। ये भी सही है, ऐसे इसको भी नहीं चूज़ करेंगे हमें रॉन्ग ढूंढना है ना। ये वाला जो एक ऑप्शन है, द फेज सेकंड वाला, द फेज EMF एंड पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टिव कॉइल इज 90 डिग्री, है ना। यहाँ पर फेज डिफरेंस बिटवीन EMF एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टिव कॉइल इज 90 डिग्री, है ना। ये में इसमें भी एरर है। इसमें इसको अपन ऐसा कर लें इस क्वेश्चन को कि इसको ये कर लें कि फेज डिफरेंस बिटवीन, जैसे ये फोर्थ ऑप्शन जो गलत हुआ है ना उसी टाइप से बना दें, बिटवीन इसको कर लें बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये कर लें, क्योंकि इसमें एरर है इस क्वेश्चन में, है ना। तो इस वाले ऑप्शन को आप ये कर लें कि ये यहाँ EMF कट कर लीजिए और इसके बाद देखिए बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ एट रेजिस्टेंस, है ना। तो सही हो जाएगा ये, क्योंकि रेजिस्टेंस का वोल्टेज ये होता है और इंडक्टर का वोल्टेज ये होता है, तो ये 90 का डिफरेंस मिल जाएगा और 90 का मिल जाएगा, तो ये स्टेटमेंट तब सही हो जाएगा। इसलिए हम इसको चूज़ नहीं करेंगे। तो ऑप्शन थर्ड कर लो, लेकिन एक करेक्शन है इस क्वेश्चन में। ओके बेटा, वो करेक्शन कर लेना ऐसा, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में भी स्टेटमेंट्स ही हैं। एन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, यानी सर्किट में इंडक्टेंस है और एक रेजिस्टेंस है, ठीक है, AC सोर्स है। द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इन रेजिस्टेंस इज लीडिंग द पोटेंशियल एट द एंड्स ऑफ इंडक्टेंस। तो अगर इंडक्टेंस है और रेजिस्टेंस है तो आप इसका फेजर डायग्राम देखिए, ज़रा याद करिए कैसा होता है। करंट के साथ जाता है वोल्टेज एट रेजिस्टेंस और करंट लैग करती है VL से। अब आप ऑप्शन बनाना शुरू करिए। पहला बोल रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इन रेजिस्टेंस, ये वाली चीज़, ये लीडिंग है पोटेंशियल डिफरेंस एट द एंड्स ऑफ इंडक्टेंस, VL से लीडिंग, गलत बात है ना, लैगिंग है ये, है ना। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपन लेते हैं मूवमेंट। ओके, सेकंड ऑप्शन है द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इन द रेजिस्टेंस इज लैगिंग बिहाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस बाय पाई बाई 2। हाँ, ये लैग कर रहा है इस VL से। सेकंड स्टेटमेंट सही है, ठीक है। थर्ड और फोर्थ चेक कर लेते हैं, कोई करेक्शन तो नहीं है। द पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इन रेजिस्टेंस, यानी ये VR और I इज लीडिंग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टेंस बाय पाई का तो फेज डिफरेंस कहीं भी होता ही नहीं है, इन तीनों चीज़ों में किसी में भी नहीं है, गलत है। द पोटेंशियल डिफरेंस इन रेजिस्टेंस इज लैगिंग द पोटेंशियल इन इंडक्टेंस बाय पाई बाई 2, बट द करंट ना, दोनों लोग ही लैग कर रहे हैं, ये दोनों लोग VR और I दोनों लोग लैग कर रहे हैं VL से, इसलिए और कोई करेक्शन नहीं है इसमें, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका, एन ऑल्टरनेटिंग करंट सोर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी दिस 100 हर्ट्ज इज जॉइंड टू अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस है, कैपेसिटेंस है इन सीरीज। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉइल नहीं, कैपेसिटर भी लगा है ना। एक मिनट फिर से चेक कर लो बेटा। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड अ कॉइल, ओके, तीनों लोग हैं। ठीक है, तो ये कैपेसिटर भी है। ओके, अब आपसे बोला जा रहा है कि कॉइल रेजिस्टेंस और कैपेसिटर। कॉइल मतलब ये, कॉइल के ऊपर का पहला वोल्टेज है 46 वोल्ट। ठीक है, कॉइल के बाद है नंबर किसका, रेजिस्टेंस का। रेजिस्टेंस के ऊपर वोल्टेज है 8 वोल्ट और कैपेसिटर के ऊपर है 40 वोल्ट। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, यानी कि यहाँ का जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है वो पूछा गया है आपको। तो आपको LCR सर्किट में याद होगा, E इज इक्वल टू क्या रिलेशन होता है, अंडर रूट ऑफ वी आर स्क्वेयर प्लस VL माइनस VC होल स्क्वायर। ठीक है, वी आर आपका 8 है, 8 स्क्वायर प्लस 46 माइनस 40 स्क्वायर, दैट इज 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, दैट इज 10 वोल्ट। ओके, थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। चलिए आगे आते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 में, है ना। 19 में इन LR सर्किट द वैल्यू ऑफ L इज, L आपको दिया हुआ है 0.4/π हेनरी and the value of R is 30 ohm. If in the circuit an alternating EMF of 200 volt, E is equal to 200 volt, 50 cycles per second, यानी frequency 50 hertz, ठीक है, 50 hertz है, impedance of the circuit and current, आपको impedance चाहिए और नंबर 2 करंट चाहिए। सिंपल करंट बोला है, यानी RMS निकालना है। तो पहले Z निकालते हैं। ठीक है, Z कैसे निकलेगा, Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस ओमेगा L होल स्क्वायर यानी 2πfL स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर यानी 30 का स्क्वायर 900 प्लस 2πfL यानी 2 इंटू पाई इंटू फ्रिक्वेंसी 50 है, L आपका 0.4/π है, इट्स स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट ऑफ 900 प्लस यहाँ से पाई कैंसिल हो जाएगा, 50 टू ज़ा 100 हो जाएगा, 100 इंटू 0.4 40 हो जाएगा, 100 इंटू 0.4 40 हो जाएगा, 40 का स्क्वायर है ना 1600, ये 1600 हो जाएगा, दैट इज रूट ऑफ 2500, दैट इज 50। तो ये आपका 50 ओम आ गया, है ना, 50 ओम सही है। और चूँकि और किसी में वोल्टेज 50 नहीं दिया है, तो आपका काम ये करना चाहिए, इसको आगे सॉल्व मत करो और इसको उठा के टिक करके आगे जाओ, टाइम बचाना भी काम होता है हमें नीट में। लेकिन फिर भी अभी तो तुम्हारे लिए सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, तो मैं पूरा सॉल्व करता हूँ, है ना। 2 IRMS इज इक्वल टू ERMS बाय Z। ERMS आपका 200 वोल्ट है और Z आपका 50, दैट इज़ 4 एम्पियर, है ना, ये भी सही है। ओके बेटा, चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, वो है द रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल व्हेन यूज्ड इन द डोमेस्टिक AC पावर सप्लाई 200 वोल्ट 50 साइकिल्स इज, यानी VRMS आपको दिया है 200 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी आपको दी है 50 हर्ट्ज और रिएक्टेंस दिया हुआ है कॉइल का, यानी XL दिया हुआ है, XL इज इक्वल टू 100 ओम। द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल, चलिए XL दिया है, इसी को आगे बढ़ाइए। XL इज इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा L मतलब 2πfL इज इक्वल टू 100, तो L इज इक्वल टू 100 अपॉन 2πf, दैट इज 100 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू f आपको दिया हुआ है 50 हर्ट्ज, है ना, दिस इज 50 टू ज़ा 100, 1/π यानी 1/3.14 सॉल्व करोगे इसको तो लगभग आ जाएगा 0.3 हेनरी के आसपास। ठीक है, 1/3 आपको पता है ना 0.33 होता है, तो थोड़ा सा 0.3 से कम यानी 0.32 आ जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 में आते हैं।
The reactance of a 25 microfarad capacitor at the AC frequency of 4000 Hz. Reactance मांग रहा है. XC is equal to 1 by omega C, that is 1 by 2 pi FC, that is 1 by 2 pi F. F यानी 4000. C यानी 25 माइक्रोफैरड. माइक्रो को ऊपर ले जाओ बेटा, तो माइक्रो नीचे था 10⁻⁻6 के फॉर्म में, और ऊपर जाएगा तो +6 हो जाएगा. ठीक है, सीधे 10⁻+6 ही लिखें. ओके, चलिए, दिस इज 25 और ये 4 ज़ा 100 हो जाएगा, और 3 ज़ीरो ये ऑलरेडी हैं, तो 5 ज़ीरोज़ हो जाएंगे. 5 ज़ीरोज़ में से ये 6 आपका कैंसिल होके 1 बचेगा बस, और फिर 10/2 से 5 आ जाएगा. 5/5 विद द आंसर. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं. An EMF E is equal to this is applied to an LR circuit of inductance this and resistance 4 ohm. The amplitude of current in the circuit is. L दिया है, R दिया है, करंट मांगा है, तो यहाँ सीधे आप I इज इक्वल टू V/Z पे जाएंगे, है ना. और वो भी एम्पलीट्यूड मांगा है करंट का. क्या मांगा है बेटा? एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का मतलब होता है पीक वैल्यू, यानी I0 मांगा है, तो ये होगा E0/Z से. RMS होता है तो E भी RMS देते. E0 आपको ये सामने लिखा हुआ मिल गया, ये 4 है, Z √R² प्लस XC². रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है, 4², और इंडक्टेंस आपका 3 मिली हेनरी का है, तो ये होगा ओमेगा L, और ओमेगा की वैल्यू ये 1000 यहाँ से निकलेगी, तो 1000 इंटू L यानी 3 मिली हेनरी, ये. ठीक है, ओमेगा L रख दिया. दिस इज ये 4/√4² प्लस 3² बन गया, दैट इज 4/5 बन गया, दैट इज 0.8 एम्पियर. ओके बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका ये, जिसमें फेज़र दिया हुआ है. तो फेज़र देखो बेटा, ये पहला वाला जो फेज़र है वो ऐसा है, करंट इधर है और वोल्टेज इधर है. तो आपको मालूम है कि आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेशन को लेते हैं, इन आर्म्स की रोटेशन का. तो यहाँ पर ये है कि जो यहाँ V लीड कर रहा है I/π/2. कौन सा सर्किट की बात हो रही है? RC का मतलब ये है कि R के कारण फेज डिफरेंस 0 होना चाहिए, और C के कारण फेज करंट को जो मिलना चाहिए वो 90 डिग्री मिलना चाहिए, लीडिंग, है ना. लेकिन दोनों लोगों के कारण ये दोनों के बीच की वैल्यू आनी चाहिए, लेकिन कन्फर्म है कि लीडिंग होना चाहिए. ठीक है, तो I शुड लीड बाय एन एक्यूट एंगल, एंड 90 से कम. अब ये इसी में ढूंढ लो डायग्राम्स में. इस वाले सेकंड वाले में भी वोल्टेज आगे चल रहा है ना, छोड़ दीजिए इसको. थर्ड वाले ऑप्शन में I लीड कर रही है वोल्टेज से, कितना, ये एंगल कैसा है? 90 से कम है, एक्यूट एंगल है. थर्ड ऑप्शन पकड़ लो, सही है. ओके बेटा, चलिए आगे आते हैं. ये है क्वेश्चन नंबर 24. 24th क्वेश्चन में, इन एन AC सर्किट द रेजिस्टेंस ऑफ R ohm is connected in series with an inductance L. The phase angle between the voltage and current be 45. The value of inductive reactance will be. phase angle अगर आपको दिया है, R आपका लगा हुआ है सर्किट में और L लगा हुआ है, और phase angle आपको 45 दिया है, तो आप एलिमेंट्स को रिलेट करने के लिए ये सबसे अच्छा फॉर्मूला होता है tan phi इज इक्वल टू XL/R होगा. यहाँ पर LR सर्किट है ना, XL/R. तो tan 45 कितना हो गया? 1. तो XL इज इक्वल टू कितना हो गया? R, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो वैल्यू है वो रेजिस्टेंस के इक्वल होगी. थर्ड ऑप्शन सही है. क्वेश्चन नंबर 25 में आते हैं. तो ये बोलता है एन एयर कोर कॉइल एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब. एक एयर कोर कॉइल है और एक इलेक्ट्रिक बल्ब है. ठीक है, ये दोनों सीरीज में हैं एक AC सोर्स के साथ. ठीक है, इफ एन आयरन रॉड इज पुट इन द कॉइल, तो आयरन रॉड अगर पुट करोगे आपको मालूम है L बढ़ जाएगा, है ना. चलिए पहले मैं बात ऐसी कर लेता हूँ. ये LR सर्किट हो गया, ये रेजिस्टेंस है और ये आपका L है. तो इसमें इस समय जो Z है वो होगा √R² प्लस ओमेगा L². ठीक है, लेकिन बाद में जब आप आयरन की रॉड रख देंगे तो उसका जो इंडक्टेंस है वो बढ़ जाएगा,
और कितने टाइम्स हो जाएगा, म्यू आर टाइम्स हो जाएगा। रिलेटिव परमिएबिलिटी आ जाएगी उसमें। आपको याद होगा, अगर नहीं याद है मैं बता देता हूँ। EMI में आपने सोलेनाइड का जो इंडक्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या था, म्यू नॉट म्यू आर एन स्क्वायर ए बाय एल, है ना। ये है म्यू आर, पहले एयर थी और अभी ये मटेरियल आ गया तो एल बढ़ जाएगा, है ना। एल बढ़ जाएगा तो इम्पिडेंस जेड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, इम्पिडेंस जेड जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। और ये ओम्स अगर ज़्यादा होंगे तो करंट कम हो जाएगी, ओमिक वैल्यू ज़्यादा होगी, ऑब्स्ट्रक्शन ज़्यादा होगा तो करंट कम हो जाएगी, और करंट कम हो जाएगी तो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल डिक्रीज। सो ब्राइटनेस ऑफ बल्ब विल डिक्रीज परमानेंटली, है ना। थर्ड ऑप्शन सही है। ठीक है बेटा, आगे बढ़े तो ये आया क्वेश्चन नंबर 26 में व्हेन 100 वोल्ट DC इज अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल, एक कॉइल पे आप 100 वोल्ट की DC लगा रहे हैं, 100 वोल्ट की DC यानी बैटरी, ठीक है, इज अप्लाइड अक्रॉस अ कॉइल, अ करंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज। ये जैसे ही आपने ये देखा, आपको मालूम है कि इंडक्टर DC में तो इलेक्ट्रिकली इनएक्टिव होता है स्टेडी स्टेट में, लेकिन अगर ये करंट दे रहा है इसका मतलब इसके पास कुछ रेजिस्टेंस ज़रूर होगा। तो कॉइल भले ही वो एक है लेकिन उसके पास L भी है और R भी है, और DC में यानी L भी है उसके पास वैल्यू और R भी है, क्योंकि आपको पता है बार बार कि आइडियल कॉइल होती नहीं, तो इसी तरीके से कभी बता दिया जाता है कि कॉइल है जिसका L भी है R भी है। तो यहाँ पर जो करंट आ रही है आपकी 1 एम्पियर, वो आएगी V/R से, तो 1 इज इक्वल टू 100/R। तो यहाँ से आपको R मिल गया 100 ओम। अब आप उसी को AC में लगा रहे हैं, है ना, उसी कॉइल को, उस कॉइल के पास L भी है और R भी है, वो एक ही कॉइल है ना, उसको आप AC में लगा रहे हैं, और AC का जो वोल्टेज है वो भी 100 वोल्ट है, 50 हर्ट्ज, ठीक है। और अब जो करंट है वो सिर्फ 0.5 एम्पियर है। तो अब की बार का फॉर्मूला लगाइए, तो अब का जो फॉर्मूला होगा I डैश इज इक्वल टू हो जाएगा V/√R² प्लस XL स्क्वायर, ठीक है। दैट इज I डैश आपकी 0.5 एम्पियर है, V आपका वही 100 है, अपॉन √R², R भी आपके पास है 100 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर। चलो अभी मैं ऐसे ही लिख लेता हूँ, बाद में देखते हैं फिर हम। ये यहाँ तक आ गए। अब आप स्क्वायर करके इसको न्यूमेरिकली सॉल्व करें तो ये अंडर रूट वाली जो पूरी चीज़ है वो यहाँ आ जाएगी, 10⁴ प्लस XL स्क्वायर इज इक्वल टू, और ये डेसिमल हटेगा, एक ज़ीरो यहाँ पर आएगा, फिर 5 से इसको कैंसिल करेंगे 200 हो जाएगा, 200 हो जाएगा। दैट इज XL स्क्वायर इज इक्वल टू, XL स्क्वायर इज इक्वल टू 200 माइनस 10⁴। नहीं, इसमें कुछ एरर आ गया कहीं ना कहीं से, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ मैं। आपकी DC में आपने लगाया था इसको, तो DC में रेजिस्टेंस आ गया था, करंट थी आपकी 1 एम्पियर। कौन सा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, पॉइंट 26, 1 एम्पियर। फिर 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज की AC लगाई तो करंट आपकी 0.5 एम्पियर। तो इम्पिडेंस ऑफ द कॉइल, नहीं इम्पिडेंस ही चाहिए अपने को, और आगे नहीं जाना है। चलिए, तो AC में जब हमने लगाया होगा तो I डैश जो आएगी वो V/Z से आएगी, बस इम्पिडेंस ही निकालना, मैं क्वेश्चन पढ़ा नहीं था ध्यान से। चलो, V आपका हो गया कितना, 100 वोल्ट, और Z आपको निकालना है, और I डैश जो है वो 0.5 एम्पियर है। तो 0.5 एम्पियर इज इक्वल टू 100/Z, सो Z इज इक्वल टू 100/0.5, सॉल्व करेंगे तो 200 ओम आ जाएगा, है ना। कितना आगे नहीं जाना, जितना हम चले गए थे पहले उतना नहीं जाना था। ओके, इम्पिडेंस चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर है आपका, क्वेश्चन नंबर है 27। एन AC एमीटर इज यूज्ड to measure the current in a circuit. When a given direct current passes through the circuit, the AC ammeter reads 3 एम्पियर। आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर कि एक सर्किट में आपने AC एमीटर लगाया हुआ है ना, ये AC एमीटर है, ठीक है, AC। ओके, सर्किट में एलिमेंट्स होंगे, सप्लाई वगैरह लगी होगी, ये इससे 3 एम्पियर की रीडिंग दी हुई है, ठीक है। और ये सर्किट जो था अभी आपका DC है ना, सर्किट में आपकी जो करंट थी वो DC थी। तो समझ जाइए, AC जो मीटर होता है बेटा वो DC को भी मेज़र कर लेता है, लेकिन DC वाला जो मीटर होता है ना वो AC में काम नहीं करता है, क्योंकि वो मैग्नेटिक इफेक्ट्स पे बेस्ड होता है।
तो समझ जाइए कि डीसी करंट की जो वैल्यू थी इस सर्किट में वो है आपकी 3 एम्पियर, उसको एसी एमीटर ने मेज़र किया। नेक्स्ट टाइम आप उसी एमीटर को लगा रहे हैं एक एसी सोर्स से, ठीक है, एक कोई सर्किट है, एलिमेंट होंगे उसमें, यहाँ एसी सोर्स लगा रहे हो, और अब वो जो एसी एमीटर है उसने 4 एम्पियर की करंट की रीडिंग दी है। यानी ये तय हुआ कि अब एसी जब लगाते हैं तो जो करंट की रीडिंग दे रहा होगा वो आरएमएस करंट दे रहा होगा। यानी ये है आपकी आरएमएस इस एसी की, वो है 4 एम्पियर, ठीक है। अब आपसे ये बोला जा रहा है कि उस सर्किट में दोनों करंट साथ में देते हैं अपन, यानी ये दोनों सोर्सेज जो हैं वो एक साथ लगा देते हैं। यानी वो एसी एमीटर लगा हुआ है, ये एसी सोर्स भी लगा दिया और बैटरी भी लगा दी। अब उस सर्किट में जो करंट, ये रीडिंग जो आएगी इसकी आई डैश मान लीजिए, तो ये कितनी होगी, तो ये आपको सीधा याद होना चाहिए बेटा कि आई डैश, कि जब डीसी एसी मिक्स करके भेजते हैं तो जो आरएमएस वैल्यू होती है जिसको मेज़र करेगा वो एसी एमीटर, वो होती है आई डी सी स्क्वायर प्लस आई आर एम एस स्क्वायर। तो सीधे आपका फॉर्मूला याद होगा, तो ये √3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर कर लोगे तो 5 एम्पियर आ जाएगा। क्लियर? फोर्थ ऑप्शन। ये फॉर्मूला याद करने हैं बेटा, टाइम बचाना ज़रूरी होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 28 में आते हैं। फिगर गिवन बिलो रिप्रेजेंट्स अ सर्किट विद अ सोर्स ऑफ ईएमएफ। थोड़ा मैग्नीफाई कर लूँ, इसको लार्ज कर लूँ। सोर्स ऑफ ईएमएफ, ये ईएमएफ है और 2 सर्किट एलिमेंट्स हैं, एक पे 100 वोल्ट का ड्रॉप है और एक पे 101 वोल्ट का ड्रॉप है। जबकि ध्यान दीजिए सोर्स आपका सिर्फ 1 ही वोल्ट का है और ये एलिमेंट पे जो वोल्टेज है वो ज़्यादा है, सोर्स से ज़्यादा है। यस, ये पॉसिबल होता है एसी में ही, सिर्फ एसी में, क्योंकि जो वोल्टेज होते हैं वो वेक्टरली ऐड होते हैं। तो इन दोनों का में कौन सा वेक्टर ऑपरेशन लगाया जाए जिससे कि इन दोनों का एडिशन इसके बराबर आ जाए। तो आपको मालूम है कि 101 में से 100 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। अब सोचिए, दिमाग पे जोर दीजिए कि जब वोल्टेजेस 2 माइनस कब होते हैं, जब सर्किट में एल और सी हो, ठीक है। तो रिजल्टेंट वोल्टेज दिया जाता है VL माइनस VC मॉड से। तो ये हो गया, ये सेट, मतलब ये चीज़ सही हो गई। यहाँ से भी आपको 101 माइनस 100 मतलब 101 माइनस 100 यानी 1 मिल गया, और सप्लाई भी आपकी 1 की, यानी तय हुआ कि ये सोर्स जो है, जो एलिमेंट्स हैं वो L और C हैं, ठीक है। तो और सिर्फ एसी में ही होगा, ये डीसी में नहीं होता है, क्योंकि डीसी में सीधे वोल्टेज का एडिशन होता है। यानी अगर डीसी सोर्स होता ना ये, तो 100 और 101 मिला के 201 का वोल्टेज होता है, यहाँ होना चाहिए था यहाँ पर। ये एसी में होते हैं, वेक्टरली ऐड होते हैं वोल्टेजेस। तो आंसर होगा आपका, पहले देखें क्या क्या इसमें तो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं। यस, बट ओनली इफ एलिमेंट्स ऑफ आर एंड सी, नो आर एंड सी नहीं चलेगा, ओनली इफ एल एंड सी एंड द सोर्स इज ए सी। सेकेंड ट्रू, सेकेंड आपका ट्रू है। थर्ड, ओनली इफ एलिमेंट्स ऑफ आर एंड सी, नहीं, ये सब आर किसी में भी नहीं चलेगा, है ना। चलिए, ओके, आंसर 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में, इन एन एसी सर्किट द रिएक्टेंस ऑफ अ कॉइल यानी एक्सएल इज √3 टाइम्स इट्स रेजिस्टेंस, ठीक है। द फेज डिफरेंस बिटवीन द वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल एंड द करंट थ्रू द कॉइल इज, फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज चाहिए आपको। तो क्या करेंगे आप, फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज द कॉइल एंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द कॉइल विल बी, ठीक है। तो यहाँ पर tan phi इज इक्वल टू XL बाय R। XL आपका √3R है और ये R हो गया XL बाय R, XL बाय R, XL आपका √3R हो गया, ये दैट इज √3 आ गया, तो phi इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया। वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल एंड द करंट इन द कॉइल, ये पूछा हुआ है। ये ध्यान रखना बेटा कि ये जो कॉइल है, इस कॉइल के पास ही ये रेजिस्टेंस है ना, अलग से वो रेजिस्टेंस नहीं है, कॉइल का ही रेजिस्टेंस। तो उस कॉइल में से जाने वाली जो करंट होगी और कॉइल का जो वोल्टेज होगा वो VL नहीं होगा बल्कि V होगा, इसलिए आपको ये फेज डिफरेंस बोला जा रहा है। अगर दो अलग अलग कॉइल्स हों, दो अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे एक अलग ये कॉइल है और एक ये रेजिस्टेंस अलग है, और फिर कोई पूछे कि इसके वोल्टेज में से और इसमें से जाने वाली करंट के बीच में फेज डिफरेंस बताओ, तो वो 90 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, वही जो आइडियल कॉइल नहीं होती है ना, वो वाला चक्कर है कि उसी कॉइल के पास रेजिस्टेंस भी है और उसी कॉइल के पास इंडक्टेंस भी है,
ठीक है, तो एक ही सिस्टम हो गया, इसलिए उस पर जो टोटल वोल्टेज वो एक ही चीज़ होगी, तो उसका जो वोल्टेज कहलाएगा वो V कहलाएगा। तो V के साथ I के बीच में फेज डिफरेंस बन जाएगा 60 डिग्री। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 30। An AC source is connected with an air capacitor. If a dielectric slab is inserted between the plates, the current in the circuit will. Current capacitive pure capacitive circuit है, तो I will be equal to V by XC, that is V by 1 by omega C, that is omega C into V। अब आपको पता है कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होती है वो डायलेक्ट्रिक डालने पर K टाइम्स हो जाती है। तो पहले की करंट अगर आई चल रही थी, बाद में जब डायरेक्ट्रिक स्लैब डाल दोगे तो ओमेगा इंटू के सी वी, और के इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, इसलिए आई डैश ज़्यादा होगी आई से, तो करंट इंक्रीज हो जाएगी सर्किट में। क्लियर? क्वेश्चन नंबर ये आए हम क्वेश्चन नंबर 31 पे। फॉर हाई फ्रीक्वेंसी अ कैपेसिटर ऑफर्स, कैपेसिटर का जो रिएक्टेंस होता है फ्रीक्वेंसी के साथ वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एक्स सी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ। तो अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रहे हो तो एक्स सी डिक्रीज होता जाएगा, लेस रिएक्टेंस। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ये आया 32। 32 में अ सर्किट हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 11 ओम, आर आपको 11 ओम दिया है, इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल 25 ओम दिया है, एंड एक्ससी आपको 18 ओम दिया है। इट इज़ कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स VRMS 260 वोल्ट दिया है, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी है, करंट चाहिए। तो ये सिंपल आपको क्वेश्चन देखते साथ ही समझ में आ गया होगा कि V by Z लगाना है ना, और Z आप पहले अलग से निकाल लाइए। Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर, R आपका 11 है ना, प्लस एक्सएल माइनस एक्सी होल स्क्वायर, एक्सएल आपका 25 है और XC 18 है। ठीक है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 121 प्लस 25 माइनस 18 7 स्क्वायर 49, दैट इज अंडर रूट ऑफ 7 1 है ना, नियरली ये 169 के आसपास है ना, 169 का अंडर रूट 13 होता है, तो ये आपका Z आ गया 13 ओम। ओके, अब आई में चले जाइए, आई इज इक्वल टू V बाय Z, V बाय Z, V आपका कितना है 260 बाय Z आपका 13, दैट इज 20 एम्पियर। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन है आपका 33। देयर इज अ 5 ओम रेजिस्टेंस इन एन AC सर्किट, रेजिस्टेंस आपका 5 ओम है, रेजिस्टेंस 5 ओम है, इंडक्टेंस L 0.1 हेनरी है, इज कनेक्टेड विद एन सीरीज में है। इफ इक्वेशन ऑफ AC EMF इज 5 sin 50t, then the phase difference between current and EMF is, phase difference tan phi is equal to, सर्किट कौन सा है ये, R और L है इसमें, है ना, तो XL बाय R, ये होगा फॉर्मूला, XL यानी ओमेगा L बाय R। ओमेगा कहाँ से मिल जाएगा आपको, ये T का कोफिशिएंट जो होता है वो ओमेगा होता है, तो 50 इंटू L आपका 0.1 है और रेजिस्टेंस आपका 5 है, तो ये एक्चुअली 1 आ जाएगा, और 1 आ गया तो 5 इज इक्वल टू पाई बाय 4 45 डिग्री, राइट। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में। An LCR series AC circuit, the voltage across each of the three components is 50 volt, यानी VLB, VL, VC, VR, तीनों 50 वोल्ट। The voltage across the LC combination will be, है ना, ये ध्यान रहे बेटा, ये L और C और ये रेजिस्टेंस, तो तीनों के ऊपर वोल्टेज 50 है, ना। आपको अच्छे से पता है कि AC LCR सीरीज सर्किट में यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज 0 होता है, L और C, क्यों, ये दोनों ऐसे होते हैं, VL इधर होता है तो VC इधर होता है, और दोनों अगर इक्वल हो गए तो LC कॉम्बिनेशन में वोल्टेज 0 होगा। तो उसने सिर्फ LCR में से LC कॉम्बिनेशन का पूछा हुआ है, LC कॉम्बिनेशन का वोल्टेज 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, when 100 volt DC is supplied across a solenoid, a current of
1 एम्पियर फ्लोस। वंस अगेन डीसी सोर्स लगा रहे हो बेटा आप, वो भी कॉइल में, सोलेनाइड है ना कॉइल, तो समझ जाओ उसमें करंट अगर चल रही है तो वो रेजिस्टेंस के कारण है, यानी ये सोलेनाइड जो है उसके पास एल भी है और आर भी है, जैसे अपन एक दो क्वेश्चन पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। चीज़ एक ही है, एक ही सोलेनाइड है, लेकिन उसके पास रेजिस्टेंस भी है और इंडक्टेंस की प्रॉपर्टी भी है। ठीक है, तो जब आपने डीसी लगाया, ये, तो आपको पता है कि सर्किट में जो करंट देगा आई वो आएगी, वो रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्ट करेगा बस। आई इज इक्वल टू, ये वोल्टेज है आपका 100 वोल्ट है ना, तो 100 बाय आर रेजिस्टेंस, दैट इज आई आपकी दी हुई है 1 एम्पियर, तो आई आपकी 1 हो गई, तो आर इज इक्वल टू 100 ओम हो गया। ठीक है, आर इज इक्वल टू 100 ओम हो गया। अब आप इसी कॉइल को एसी में लगाने जा रहे हैं। जब एसी में लगाओगे तो उसमें फिर इंडक्टर भी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करेगा, आपको पता है, भले वो कॉइल एक ही है ना, और उसके पास एल भी है, आर भी है, और अब ये होगा कि जेड जो होगा वो टोटल ओमिक वैल्यू होगी एसी में, राइट। तो एसी अगर आपने लगाया 100 वोल्ट का ही है, 100 वोल्ट 50 हर्ट्ज का है, हाँ, करंट आपकी 0.5 एम्पियर हो गई, 0.5 एम्पियर। देन द इम्पिडेंस एंड द इंडक्टेंस ऑफ सोलेनाइड इज, तो इम्पिडेंस तो आप सीधे निकाल लें, आई इज इक्वल टू वी बाय जेड, तो 0.5 इज इक्वल टू वी आपका 100 बाय जेड, जेड आपका है, जेड आपको निकालना है, तो जेड इज इक्वल टू 100 बाय 0.5 यानी 200 ओम, ये आपका जेड आ गया। अब एल निकालने के लिए जेड आ गया, अब जेड को यूज़ करिए एल निकालने के लिए। कैसे, जेड स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, या हाँ ठीक है, एक्सएल स्क्वायर। आपको इंडक्टेंस चाहिए एल है ना, रिएक्टेंस नहीं चाहिए, तो आपको और आगे उसको लेने जाना पड़ेगा, यानी जेड स्क्वायर, सॉरी अंडर रूट नहीं लगाना था क्योंकि आप यहाँ स्क्वायर लिख चुके हो, ओके। जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर, दैट इज एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। एक्सएल स्क्वायर के अंदर ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर होगा, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर उधर भेज देना, जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर, यहाँ से एल स्क्वायर आएगा। जेड आपका 200 है, 200 स्क्वायर, रेजिस्टेंस है आपका 100 है ना, ये यहाँ पर रखा हुआ है बेटा, बोलना नहीं, ये डीसी से निकाल लिया था अपन ने, अपॉन ओमेगा, ओमेगा आपका 2 पाई एफ यानी 100 पाई, 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो 2 इंटू 50 100 स्क्वायर, दिस इज 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, और समझ रहे हो बेटा, ये आपका जैसे 100 है ना, 100 का स्क्वायर, इसमें भी है 2 जीरो, इसमें भी है 2 जीरो, तो 100 का स्क्वायर तो कॉमन ले लो आप, सबसे पहले ऐसे किया करो, तो 100 का स्क्वायर तो कॉमन ले लिया हमने है ना, उसके बाद 2 का स्क्वायर बचा और यहाँ 1 का, तो 4 माइनस 1 3 हो गया, अपॉन ये आपका 100 का स्क्वायर हो गया और ये पाइस का स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो अल्टीमेटली 100 स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 बाय पाई स्क्वायर को अपन 10 ले सकते हैं, कुछ मैंने मिस्टेक कर दी है शायद यहाँ पर, एक बार और चेक कर लूँ। z इज इक्वल टू है आपका अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर है ना, और z आपका 200 आ चुका है, आपको l निकालने जाना है, तो एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, जेड स्क्वायर यानी 200 स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी 100 स्क्वायर, दैट इज 100 स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस 1 यानी 3 है ना, तो 3 इंटू 10⁴, ये आपका एक्सएल स्क्वायर आया, तो एक्सएल कितना हो गया, √3 इंटू 100। ठीक है, अब एक्सएल क्या होता है 2 पाई एफ एल, तो 2 इंटू 3.14 इंटू F50 इंटू एल इज इक्वल टू 100√3 है ना, √3 को 1.7 ले लेता हूँ तो ये 170 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से L निकालना है आपको, तो L इज इक्वल टू ये 50 टू द 100 हो गया,
है ना, ये 50 और ये 200, 100 वहाँ भेज देंगे तो 1.7 हो जाएगा ये। तो 1.7 अपॉन 3.14 है ना। तो यहाँ से आपको एक डेसिमल ऊपर हटाओगे नीचे तो ऊपर एक ज़ीरो आएगा, है ना। तो 170 अपॉन 314 ये ऐसा हो जाएगा। ये 3 से अगर डिवाइड करोगे 0.5 15, 3 5 15 होता है, लेकिन नियरली आपका 0.5 समथिंग जाएगा ये, है ना। इतने में आपका पकड़ में आ जाएगा आंसर। एक ही ऑप्शन इसमें है जिसमें 200 का Z दिख रहा है और 0.5 में हेनरी में L जा रहा है। सो फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। ओके बेटा।